Sorry students, suddenly it became stopped. So we were in pharmacotherapy. फार्माकोथेरेपी ड्रग ऑफ चॉइस क्या था? डायजेपम एंड क्लोरडाइजेपोक्साइड। ये दो ड्रग इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस पीरियड में जब आता है, जब सोचो कि पेशेंट अभी की 1 महीना हो गया, काउंसलिंग हो गया, पेशेंट अभी राजी है, ये जो ड्रग है मेंटेनेंस पीरियड के लिए, मतलब घर चला जाएगा तब भी ये ड्रग चलेगा। तो ये मेंटेनेंस पीरियड के लिए जो ड्रग है वो ड्रग के लिए पेशेंट की परमिशन बहुत ज़रूरी है। अभी पेशेंट घर जा रहा है, उस जगह पे जाके भी उसको कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ही लोगों से मिल रहा है जो ऑलरेडी एडिक्टेड है, जिन लोगों के साथ वो पी रहा है। तो इतना काउंसलिंग, इतना मन की शक्ति होना चाहिए कि हाँ वो लोग आए, बात करें, फिर भी ना पिए। तो ये जो अवर्शन थेरेपी है, डिटरेंट थेरेपी है, वो क्या करेगा, अगर भी थोड़ा सा भी पी लिया तो उसको तुरंत रिएक्शन दिखाई देगा। ठीक है, डाइसल्फिरम इथेनॉल रिएक्शन, DER बोलते हैं हम लोग, डाइसल्फिरम इथेनॉल रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन दिखाई देता है। तो वो ड्रग क्या है जो मेंटेनेंस पीरियड में यूज़ करते हैं, वो ड्रग को हम लोग बोलते हैं टेट्राइथाइल थाईयूरम डाइसल्फेट। टेट्राइथाइल यूरम थाईयूरम, मतलब 4 इथाइल रहेगा, थाईयूरम रहेगा और डाइसल्फेट रहेगा। तो ये ड्रग का जो छोटा सा नाम है वो डाइसल्फिरम भी बोला जाता है, डाइसल्फिरम। ठीक है, तो ये ड्रग डाइसल्फिरम, हाँ याद रहेगा। तो ये मेंटेनेंस डोज के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मेंटेन करेगा, जब घर चला जाएगा तो मेंटेनेंस टाइम के लिए दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिपेंडेंस। मतलब जो घर चला गया फिर स्टॉप मेंटेनेंस पीरियड के लिए वो यूज़ करेगा, तो वो डाइसल्फिरम और एंटाबियूज थेरेपी में रहेगा। ठीक है, तो ये ड्रग का जो नॉर्मल डोज है 500 mg है, और कंटिन्यू चलेगा तो 250 mg भी होता है। तो ये ड्रग 250 to 500 mg तक मिलता है। हाँ ठीक है, तो ये ड्रग कैसे एक्शन में करते हैं। ये ड्रग यूजुअली क्या है, इथेनॉल का जो कंसिस्टेंसी है ब्लड में वो एकदम 100% फुलफिल कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी, मतलब 1% भी ज़्यादा और अल्कोहल पी रहा है तो तुरंत वो विड्रॉल रिएक्शन दिखाएगा, जैसे कि पैल्पिटेशन, ब्लडिंग ऑफ विजन, देन स्वेटिंग, ड्राई माउथ, ये सब ऑटोनोमिक रिएक्शन उसको सडनली दिख जाएगा। तो इसीलिए वो रिएक्शन की वजह से वो नेक्स्ट टाइम पी नहीं पाएगा। ये ड्रग जब स्टार्ट हो तो पेशेंट को काउंसलिंग इसी तरह से ऑलरेडी किया हुआ है कि ये ड्रग लेने के टाइम पे अगर स्टॉप करने के बाद भी वो लोग पी रहा है तो भी ये रिएक्शन आएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन कोमा में भी भेज सकता है पेशेंट को, और डेथ भी हो सकता है पेशेंट का। तो यूजुअली क्या है, पेशेंट नहीं पीते हैं। ये ड्रग का रिएक्शन स्टॉप करने की 12 डेज बाद भी रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में और एक ड्रग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है थायामिन। विटामिन B1, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम लोग जानते हो कि अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल बहुत सालों से ले रहा है, यूजुअली हम लोग अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं ना, तो ये लोग का हिस्ट्री मिलेगा 5 से 15 साल तक उन लोग पी रहा है। उन लोगों का एज रहता है 35-40 की एज में वो लोग पेशेंट होके आते हैं, पर उसका हिस्ट्री रहता है कि 5 से 15 साल का उसका ऑलरेडी हिस्ट्री है जो जब पी रहे थे। तो वो हिस्ट्री की वजह से उसको क्या है, उसका जो थायामिन है एब्जॉर्प्शन एकदम स्टॉप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल थायामिन एब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देते हैं, तो बाहर से थायामिन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे। तो 100 mg टैबलेट हम लोग हर रोज़ देते हैं पेशेंट को। ये 300 mg तक देते हैं, 100 to 300 दे सकते हो पेशेंट को। 3 बार TDS अगर दे रहा है तो 300 जाएगा, या एक बार एक टैबलेट दे रहा है तो 100 mg जाएगा। तो ये होता है फार्माकोथेरेपी। तो क्या क्या मेडिसिन मिलता है, डायजेपम 5 to 20 mg तक, देन क्लोरडाइजेपोक्साइड 20 to 80 mg तक, देन मेंटेनेंस डोज के लिए कौन सा मेडिसिन, डाइसल्फिरम, वो कितना जाएगा, वो 250 to 500 mg जाएगा। और थायामिन जो विटामिन B1 है वो कितना mg में, 100 mg, बट यू कैन गिव TDS, दैट मीन्स 300 mg। ठीक है, तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म पेशेंट विथ फार्माकोथेरेपी। ठीक है,
इसके साथ साथ कुछ सर्विस है दैट ऑल्सो कैन हेल्प द पेशेंट to get rid of from alcohol, that is vocational services, mental health services, medical services, educational services. जो पेशेंट को लगे कि आई एम इफ़ेक्टिव, मैं भी कुछ कर सकती हूँ अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो फॉर दैट वन वी आर ट्राइंग टू रिकम्बाइन दिस पर्टिकुलर पर्सन इन द नॉर्मल फोर्स. मतलब ये लोग क्या है, खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, आइसोलेट करने लगते हैं और अकेला महसूस करने लगते हैं, इसीलिए वो लोग यूजुअली पीते, बिट्रेट फील करने लगते हैं. तो यूजुअली हम लोग वो सर्विसेज प्रिपेयर करते हैं. दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट नर्सिंग रोल कि पेशेंट को कहाँ पे कौन सा सर्विस में ऐसे ऐड किया जाए कि उसको इफ़ेक्टिव लगे, वो खुद करे, मन से करे और उसका जो लत है वो ऐसे ही चला जाए. तो वोकेशनल सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, दूसरों के काम में काम कर रहा है, दूसरों का मदद कर रहा है, तो उसका जो खुद के ऊपर नेगलेक्ट है, खुद के ऊपर गुस्सा है या बिट्रायल जो थिंकिंग है, वो सब गायब हो जाता है. लीगल सर्विस है, फिनेंशियल सर्विसेज है, देन फैमिली सर्विसेज, हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सर्विसेज भी हम लोग वी कैन प्रोवाइड टू द अल्कोहलिक पेशेंट टू गेट रिड फ्रॉम द अल्कोहलिज्म. ठीक है, समझ में आ गया. तो मेन कोर है ये ग्रीन कलर में जो है, और ये बाहर का सर्विसेज दैट ऑल्सो समहाउ कैन हेल्प द पेशेंट टू गेट रिड फ्रॉम द डिजीज कंडीशन. नाउ नर्सिंग डायग्नोसिस. रिस्क फॉर इंजुरी रिलेटेड टू hallucination, acute intoxication, evidenced by confusion, disorientation, inability to identify पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशन. तो वो लोग, ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसका प्लान गोल क्या होगा? टू रिड्यूस द perceptual problem, and you can tell to reduce the thought disorder also और perceptual disorder also, है ना. तो ये डिज़ॉर्डर डिक्रीज करने के लिए प्लान क्या क्या होगा? फर्स्ट यू हैव टू एसेस वेरी केयरफुली. क्या क्या एसेस करके वो भी तुम नोट डाउन कर सकते हो कि पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब साइन सिम्टम्स, कॉजेज़ क्या क्या है, केस स्टडी, तो ये सब एसेस करना बहुत ज़रूरी होता है. सेकेंड में क्या होगा? एसेसमेंट ऑफ द कोपिंग मैकेनिज्म एंड कोपिंग रिसोर्सेज. मतलब कौन कौन है जो सच्ची में ये पेशेंट को हेल्प करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोपिंग रिसोर्सेज. कोपिंग मैकेनिज्म, क्या कोपिंग मैकेनिज्म था कि वो ये अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दिया? वो क्या रैशनलाइजिंग यूज़ कर रहे थे या डिनाइल यूज़ कर रहे थे, ये डिप्रेशन में थे जो डिप्रेशन में रूप ले लिया? तो वो सब देखना बहुत ज़रूरी होता है असेसमेंट के अंदर में. फिर क्या है उसको ग्रुप थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द पेशेंट विद अल्कोहल. ये क्या होता है ग्रुप थेरेपी में? हम लोग एक ही ग्रुप में सारी के सारे अल्कोहल पेशेंट को एक साथ में रखते हैं, एडीएस वार्ड बोलते हैं ना. तो उसमें सुबह हम लोग दिखाते हैं कि इसका क्या सिम्टम्स था, किस लिए वो अभी ये पीना स्टार्ट कर दिया. फिर दूसरा खुद ही बता सकते हैं कि इन लोगों को इंसाइट रहते हैं ना, तो उन लोग खुद ही बता सकते हैं अरे तुम ये इंटेलेक्चुअल इंसाइट रहते हैं, ट्रू इंसाइट नहीं रहता है पर इंटेलेक्चुअल इंसाइट रहता है. मतलब पता रहता है सब, बस एक्शन नहीं लेते हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है, ये पीने से हुआ है, सब पता है, पर स्टॉप करने के लिए जो करना है वो नहीं करते हैं. तो इस टाइम पे क्या है, एक साथ में सब बैठ के सब बोलेंगे कि हाँ ऐसे तुम ऐसे किया, ऐसे करने से तो ये करता तो अच्छा होता. तो अपने में ही वो खुद का आंसर ढूंढ लेते हैं. वो होता है ड्रामा, रोल प्ले कर सकते हैं कि हाँ आज इसका बताते नहीं है, नर्स मेजर रोल लीड करते हैं. इधर क्या करते हैं कि हाँ आज वो एक केस का हिस्ट्री उसको पता रहता है, वो मेन लीड रोल होके एक्टिंग करते हैं कि देखो, और दूसरा पेशेंट को लेके वो एक्टिंग करा भी सकते हैं कि एक्टिंग करा के फिर दिखाते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे भी किया जा सकता था, फाइट किया जा सकता था, जैसे कि तुम लोग अवॉइड करके फ्लाइट करके आ गए. तो द रोल प्ले, ग्रुप थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फैमिली थेरेपी, लोगों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है. ये एक डिजीज़ है और लोग सोचते हैं कि हाँ विड्रॉल सिम्टम्स हो रहा है तो इतना कष्ट मिल रहा है तो थोड़ा सा पिला के वो सही रहेगा, पीने से ही वो सही रहता है, ये भी सोचते हैं कोई लोग. तो उन लोगों को बताना कि ये जो पीने के बाद जो सिम्टम्स है ये पीने की वजह से ही होता है और ये विद इन 7 days डिसअपियर हो जाता है. उसके बाद ये सिम्टम्स कभी नहीं आएगा अगर नहीं पी रहा है तो वो भी समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो फैमिली थेरेपी इज़ नीडेड ओवर हियर. उसके बाद क्या होता है और क्या थेरेपी?
एवर्शन थेरेपी कि अगर ये सॉरी इधर फार्माकोथेरेपी तुम यूज़ कर सकते हो, क्या है, डायजेपम और क्लोरडाइजेपॉक्साइड एज पर डॉक्टर्स एडवाइस हो गया. देन हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई मैनेज, देन बेसिकली दिस इज द कोपिंग प्रॉब्लम, है ना. तो कोपिंग प्रॉब्लम में क्या क्या कर सकते हो. फर्स्ट में असेसमेंट ऑफ द कोपिंग रिसोर्सेज एंड कोपिंग मैकेनिज्म. उसके बाद क्या है, you can build the rapport with the patient. You can tell or allow the patient to express or verbalize the patient condition. Then you can fulfill the need of the patient, though patient can depends on you. Then you can sign a bond कि हाँ मैं जैसे बोलूँगी वैसे ही करोगे, ना बोल के कुछ नहीं करोगे, क्योंकि सुइसाइडल टेंडेंसी भी रह सकते हैं उन लोगों में से. तो टू स्टॉप दैट फिर क्या हो सकता है, you have to keep on close observation. Then ineffective denial, हाँ, related to weak underdeveloped ego, है ना. तो ये इसमें क्या है, इसके गोल क्या होगा, टू strengthen the डिफेंस मैकेनिज्म और strengthen the coping mechanism. तो उसमें कैसे strengthen करोगे, So as psychotherapy is important role over here. Psychotherapy has important role. जैसे कि कुछ ऐसे कुछ काम देना कि उसको लगे कि I also I can do these things. I can give something to my family that is important for them. I also can give some input. I am not nothing just loser. So that kind of feelings you can give by acting, by counseling, by family therapy, whatever it is, है ना. तो वो हो सकता है. देन इनएफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग वो उसका ऐसा गिल्टी फीलिंग्स भी हो सकता है कि किसी ने किसी को खूल कर दिया, उसकी वजह से भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है किसी का रेप कर चुके हैं. ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू अल्कोहलिज्म दूसरा बहुत लोग उसको बोल रहा है कि तुम पियक्कर हो, तो इसके लिए उसको नेगेटिव मेंटलिटी है, अभी जीना नहीं चाहते हैं. तो इस टाइम पे क्या होता है, उसको जो एबिलिटीज़ है उसके ऊपर उसको ढूंढना है तुम्हें पहले, जो कि विच इज़ द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द पेशेंट. फिर यू हैव टू एम्फसाइज ऑन द स्ट्रेंथ वन, नॉट द वीकेंस वन. वीकनेस जो है वो भूल जाओ, जो स्ट्रेंथ है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ करो, तो वो लेके वो जी पाएंगे. तो यू हैव टू स्ट्रेंथन. देन सपोज उसको क्राफ्ट्स में बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो कुछ भी बना सकते हैं, वो बेच सकते हैं, तो वो दैट दे कैन फीलिंग इफेक्टिव, ये हो सकता है. तो ये पहले क्या हुआ, इंजुरी हो सकता है, इंजुरी. फिर उसका तुम लिख सकते हो परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस लिख सकते हो, हेलुसिनेशन, इल्यूशन और थॉट डिस्टर्बेंस लिख सकते हो, जैसे कि वो सोचते हैं कि आई एम नॉट इफेक्टिव. देन पावरलेसनेस लिख सकते हो और इनएफिटिव कोपिंग मैकेनिज्म लिख सकते हो. सो यू कैन चूज एनी 2-3 फ्रॉम हियर. देन यू कैन ऐड लो सेल्फ स्टीम, you can add powerlessness, you can add violence to the others, risk for violence. So these all. So prepare a nursing care plan with a patient of alcoholism. ठीक है, बनाओ. 3 रहने से ही होगा, पर उसमें 3 चीज़ रहना ज़रूरी है. डायग्नोसिस रहेगा उसकी 3 चीज़ें, 4 चीज़. क्या क्या रहेगा, पहले असेसमेंट रहेगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, क्या बताया पेशेंट ने, तो तुम ऐसे ही स्टोरी लिखने जैसा लिखो, वो भी चलेगा. फिर ऑब्जेक्टिव मतलब देख के क्या पता चला, जैसे कि विड्रॉल सिम्टम दिख गए या कुछ काट इंजरी दिखा, ठीक है, वो हो सकता है. सब्जेक्टिव में क्या होगा, पेशेंट हिस्ट्री देगा, मैं इतना साल से पी रही हूँ, तो वो हो सकता है. देन आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस. कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस इधर से लिख सकते हो, या तुम खुद भी बना सकते हो. 3 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे, साथ ही साथ गोल रहेगा और उसके साथ प्लानिंग रहेगा. बस प्लानिंग तक बना के मुझे दिखाओ, फ़ोटो लो और मुझे भेजो. ठीक है, कल तक टाइम है, कल क्लास लेने से पहले तक कभी भी भेज सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.